आपका नेटवर्क अच्छा है। मेरा एग्ज़ाम मस्त गया ना। अब ना वही मैं उसका आंसर की भी बना रहा था। यूपी क्या नाम है अपना, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दिया आपने ना, तो उसका आंसर की बना लिया हूँ आधा। एक क्लास लेंगे जिसमें पूरा आंसर की डिस्कशन करेंगे, है ना? उससे आपको और क्लियर होगा कि कहाँ क्या है। ठीक, चालू किया जाए। हम्म, चालू करते हैं। चलिए, पिछले क्लास में हमने डीजीएमएस नॉर्म्स ओपन कास्ट से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन दिया हुआ था वो सब हमने डिस्कस किया था। ओके, तो वो हमारा कॉपी में भी लिखा हुआ है, और जो हमने डिस्कस किया था वो पिछले क्लास में आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ था। ओके, मैनुअल का अलग केस रहता है, मैकेनाइज्ड माइंस का अलग केस रहता है। तो देखिए ये क्या है, इन सॉफ्ट ग्राउंड स्लोप ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये 45 डिग्री हमें याद रखना है मैनु, ठीक। एंड द हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर एंड द ब्रेथ शैल नॉट बी लेस देन द हाइट। ये क्या है सर? सभी सभी सेट का अलग अलग आंसर की प्रोवाइड करेंगे क्या? मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे दूंगा और उसके साथ आंसर की दे दूंगा। आप क्वेश्चन और आंसर दोनों देख के मिला सकते हैं। अब आपका सेट में अलग अलग होगा तो कोई बात नहीं, अपने को क्वेश्चन सामने रहेगा और साइड में आंसर की नीचे दे दूंगा। उससे आप क्वेश्चन और आंसर देख लेंगे, भले आपके सेट में आगे पीछे हो आंसर। ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना मैनुअल ओपन कास्ट का केस था कि उसका हाइट बेंच का 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ब्रेथ जो है वो हाइट से कम नहीं होना चाहिए। ओके, उससे किस में था? सॉफ्ट रॉक में। और कोयले के केस में क्या कर सकते हैं? 45 डिग्री इसमें भी रहेगा। और जो हाइट ऑफ द बेंच से नॉट एक्सीड 3 मीटर, जो बेंच का जो हाइट है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कोल के केस में। ये मैनुअल की बात हो रही है, ठीक है। ब्रेथ से नॉट बी लेस देन द हाइट। और जो हम इंस्टीट्यूट पिलर जो बोले थे, विटनेस और सखी, वो हमने पिछले क्लास में अच्छे से इमेज देख के बताया था, ठीक है। तो वो 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है। यदि 1.25 मीटर से ज़्यादा होता है तो उसका बेस का जो डायमीटर है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन में हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है, 1 in 14, कहीं कहीं ऑप्शन में सिर्फ 1 in 14 ही रहता है, 1 in 16 ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो उस केस में 1 in 14 मारेंगे क्योंकि पहले 1 in 14 था। लेकिन सीएमआर 2017 में साफ साफ मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑफ हॉल रूट क्या दिया है? 1 in 16। ठीक। अब देखिए परमिसिबल लेंथ ऑफ ट्रेलिंग केबल, ओपन कास्ट में जो ट्रेलिंग केबल रहते हैं उसका परमिसिबल लेंथ आई एस पर आईईआर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 300 मीटर। लेकिन ड्रैगलाइन, अगर ड्रैगलाइन जहाँ यूज हो रहा है, ड्रैगलाइन का ट्रेलिंग केबल होता है 600 मीटर और बकेट व्हील एक्सकेवेटर का होता है 1000 मीटर। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ड्रैगलाइन का अलग से पूछ सकता है तो अपन क्या बोल देंगे? 600 मीटर। और बकेट व्हील एक्सकेवेटर के साथ जो ट्रेडिंग केबल यूज होता है वो कितना यूज होता है? 1000 मीटर का। फिर एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो ट्रेलिंग केबल है वो 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्रैगलाइन और बकेट व्हील एक्सकेवेटर क्या होता है? एक्सेप्शन केस है। इन केस में क्या होता है? बकेट व्हील एक्सकेवेटर के साथ 1000 मीटर का यूज होता है और ड्रैगलाइन के साथ 600 मीटर का यूज होता है। देखो रैंप्स के भी टाइप होते हैं। ओके, रैंप हमने पढ़ा था क्या होता है रैंप। रैंप के भी टाइप होते हैं। एक होता है क्या? स्पाइरल। स्पाइरल मतलब क्या हो रहा है? जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं इस तरीके से, ऐसे इस तरीके का रैंप बना तो वो क्या बना? स्पाइरल। ठीक है। नॉट सुइटेबल फॉर अनस्टेबल स्लोप, इट इज प्रिफरेबल व्हेन द पिट वॉल इज वेरी स्टीप। मतलब बहुत ज्यादा गहरा माइंस है तो इस केस में अपन इस तरीके का रैंप बनाते हैं अपने माइंस तक, नीचे तक पहुंचने के लिए। इसको क्या बोलेंगे? स्पाइरल। ठीक है। अनस्टेबल स्लोप के लिए ये सुइटेबल नहीं होता, मतलब स्टेबल होना चाहिए जमीन। ठीक है। स्टेबल मतलब समझ रहे हैं स्टेबल क्या होता है? वहाँ अनस्टेबल जमीन नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो इसको एक रैंप को बोलते हैं स्पाइरल। ओके। एक होता है स्विच बैक। स्विच बैक देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस तरीके से गया फिर ये घूम गया। ठीक है, इस तरीके से गया, ऐसा ऐसा जहां जहां रैम बनता है माइंस नीचे तक जाने का, तो उसको क्या बोलते हैं? द रोड टर्न्स 180 डिग्री एट द एंड ऑफ द एक्सटेंट। यहाँ क्या सीधा गया, 180 डिग्री घूम गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? स्विच बैक। मतलब इस तरीके से जो हमारा रैंप बनता है उसको बोलते हैं स्विच बैक। तो तीन तरीके के हमारे रैंप हो गए। एक हो गया स्पाइरल,
जो बताया इस तरीके का स्पाइरल होता है, एक होता है स्विच बैक और एक होता है जिगजैग। जिगजैग मतलब कहीं से भी कुछ भी अपन कर सकते हैं। रैंप हमने बताया था एक लेवल से दूसरे लेवल में अप्रोच करने के लिए जो रोड रहता है उसको रैंप कहते हैं। ठीक है, वो तीन टाइप का होता है। एक होता है स्पाइरल, जो कि इस तरीके से बनता है। ठीक है, स्पाइरल समझ रहे हो, इस तरीके का जो रोड बनता है ये स्पाइरल हो गया। हम्म, ठीक है, ये स्पाइरल हो गया। और जिगजैग सॉरी स्विच बैक मतलब क्या होता है, मैंने ये इमेज देखिए, स्विच बैक क्या होता है, इस तरीके से जाता है, फिर यहाँ से कॉर्नर में घूम जाता है, फिर जाता है, फिर ऐसे घूम जाता है, तो इसको बोलेंगे अपन स्विच बैक। ओके। और एक होता है जिगजैग। जिगजैग क्या होता है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहता उसमें। जिगजैग मतलब कहीं से भी कुछ भी हो रहा है। देर इज नॉट एनी यूनिफॉर्मिटी इन दिस टाइप ऑफ लेआउट। दिस टाइप ऑफ लेआउट चेंजेस द पाथ टू मेक द एसेस टू द लोअर लेवल। बस हमें क्या करना है, एक लेवल से दूसरे लेवल जाना है, तो वो कहीं से भी अपना जहाँ सहूलियत मिले उस तरीके से अपन जिगजैग में पहुंच जाते हैं। क्लियर हुआ, ये तीन टाइप के हमारा रैंप हो गया। अब क्या हुआ, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में होता है फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, डेवलपमेंट। अब देखो डेवलपमेंट हमको सबको अंडरग्राउंड का डेवलपमेंट तो पता है कि पिलर बनाते हुए आगे जाते हैं, फिर उसके बाद डिपलरिंग करते हैं। तो ओपन कास्ट का डेवलपमेंट कैसा होता है कि हम, हाँ हाँ, वो तो सीएमआर है, वो तो रेगुलेशन है हमारा ना, कि रैंप एक बार में 50 मीटर ही जाएगा। नहीं, आप एक एक मैं ये बोल रहा हूँ रैंप ना, देखो एक रैंप तो होता है जो हमारा क्या होता है ना, माइंस के नीचे तक जो जाता है उसको भी रैंप ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे ढाल जैसा रहता है उसको भी रैंप ही बोलते हैं। तो ये उस तरीके का मान के चलिए। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस देखिए क्या है। हाँ, डेवलपमेंट हमारा ओपन का अंडरग्राउंड में तो क्या होता है कि हम पिलर को डेवलप करते हैं। ठीक है, पिलर को बनाते हुए चलते हैं, तो वो हो गया डेवलपमेंट। अब क्या हुआ हमारा, अब हमारा क्या है, डिपलरिंग करते हैं। डिपलरिंग में क्या, ओपन कास्ट में अंडरग्राउंड, सॉरी फिर से शुरू से ना, देखो अंडरग्राउंड में तो क्या होता है, अपन पिलर बनाते हुए चलते हैं, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं, और फिर उसका डिपलरिंग करते हैं। और ओपन कास्ट में जो डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, हम बेंचेस बनाते हुए चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस। ठीक है, क्या है, द ओबी एंड द मिनरल डिपॉजिट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस और by keeping the surface sloped so that the angle of slope does not exceed 45 degree from the horizontal। क्या है, ओबी और जो मिनरल है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बेंच बनाते हुए नीचे उतरते हैं, जो हम इमेज में देख रहे हैं। ये देखिए बेंच बना है, एक बेंच ये है, एक बेंच ये है। ठीक है, इस तरीके से बेंच बनाते हुए क्या करते हैं, हम ऊपर से नीचे आते हैं। एक बेंच ये है, ये दूसरा बेंच है, ये तीसरा बेंच है, चौथा बेंच में अपने को कोयला मिल जाएगा। तो इसी तरीके से बेंच बनाते हुए आते हैं, और किसी भी बेंच का क्या होगा, एंगल 45 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। द सरफेस स्लोप सो दैट द एंगल ऑफ स्लोप डज नॉट एक्सीड 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, इस तरीके से हम बेंच बनाते हुए मिनरल्स तक नीचे पहुंचते हैं। द बेंच हैज टू एलिमेंट्स। बेंच में क्या एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोर और फेस। देखो इस इमेज में देखिए, ये क्या है, इस वाले को क्या बोलेंगे, फ्लोर। ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं फ्लोर, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं फेस। ठीक है, ये वाला एरिया जो हो गया ये फ्लोर हो गया, और ये देखिए ये कोयला वाला एरिया ये क्या हो गया, फेस हो गया। तो बेंच में दो चीजें होती है, फ्लोर और फेस। ओके, बेंच हैज टू एलिमेंट्स। बेंच में क्या क्या रहता है, फ्लोर और फेस। क्लियर हुआ, फ्लोर और फेस क्या है, ये नीचे वाला एरिया फ्लोर हो गया, जिसमें हमारे डंपर वगैरह शॉवल वाला खड़े रहते हैं, और जिसको हम उठाते हैं उसको फेस बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से फेस, जैसे यहाँ देखिए ये शॉवल का फेस क्या हो गया, ये वाला पोर्शन, ये जो वाल जैसा चीज दिख रहा है ना, ये इसके लिए फेस हो गया, और जिसपे वो खड़ा है वो हो गया फ्लोर। हाइट को ही फेस बोलते हैं क्या, हाइट देखो यार आपका मैग्नाइज्ड ओपन कास्ट में बिल्कुल इतना ही अपन बेंच का हाइट रखते हैं जितना हमारा इस शॉवेल का बूम का रीच है। ठीक है,
तो बिल्कुल आप उसको बोल सकते हो कि फेस, हाइट को फेस बोलते हैं, लेकिन फेस आपका देखो ये पूरा हो गया। अब कहीं कहीं हाइट वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप बराबर हाइट का ही फेस बनाए। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ हाइट देखो ज्यादा है और यहाँ पास हाइट कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी फेस है आपका, ये भी फेस है। तो हाइट और फेस में बिल्कुल हाई वाल को फेस बोल सकते हो आप। बेंच में जो हाई वाल वाला पोर्शन रहता है जहां से हमारा मशीन उठाता है उसको फेस बोलते हैं। आप इस इमेज में क्लियर हो रहा होगा आपको कि जिसमें डंपर वगैरह चल रहे हैं वो फ्लोर हो गया, और ये वाल जैसा जो है वो फेस हो गया। ठीक है। हाइट का है वेरी कर सकता है, जरूरी नहीं आप यूनिफॉर्म हाइट में ही मेंटेन कर पाओ, इसलिए हाइट को फेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली उस चीज को आप बोल सकते हो कि हाँ ये वाला ही बेंच का हाइट ही फेस कहलाता है। ठीक है। अब क्या है अगला, विड्थ ऑफ द फ्लोर शुड नॉट बी लेस देन द हाइट ऑफ द फेस और बेंचेस, जो हमने सीएमआर में पढ़ा कि फ्लोर का जो विड्थ है, चौड़ाई, वो हाइट से कम नहीं होना चाहिए। ओके। फ्लोर का जो चौड़ाई है वो हाइट से कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ देखिए ये हाइट इतना है तो फ्लोर आपको ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब यही क्या करेंगे, अपन हाइट बढ़ा देंगे, फ्लोर कम कर देंगे, तो ये गिरने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्लियर है। इसलिए ये हमारा सीएमआर ही है कि जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, वो हाइट से कम नहीं होना चाहिए, हाइट से हमेशा ज्यादा ही रहेगा चौड़ाई। क्लियर। अब देखो क्या है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग जो हमने कल पढ़ लिया था सीएमआर में। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में क्या करते हैं, क्वेरिबल एरिया को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। जो क्वेरिबल एरिया, जहां से क्वेरिबल एरिया मतलब क्या, जहां से हमें मिट्टी कोयला उठा निकालना है, उस एरिया को क्या बोलेंगे, क्वेरिबल एरिया। तो द क्वेरिबल एरिया इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, दो सेक्शन में हम बांट देते हैं क्वेरिबल एरिया को। क्वेरिबल एरिया को अपन क्या करते हैं, दो सेक्शन में बांट देते हैं। पहला सेक्शन क्या है, द ओबी एक्सट्रैक्शन टेक प्लेस, ओबी को अलग करते हैं। फिर इन अदर सेक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल टेक प्लेस आफ्टर ओबी रिमूवल, पहले हम ओबी को निकाल लेते हैं पहले सेक्शन में। ठीक है, और दूसरे सेक्शन में क्या करते हैं, जो ओबी के बाद निकालने के बाद जो कोयला बचा उसको हम निकालते हैं। ये तो यार कॉमन सेंस वाली बात है, मैनुअल ओपन कास्ट की बात हो रही है। ठीक, मैनुअल ओपन कास्ट की बात हो रही है। ओपन मैकेनाइज में भी यही चीज होती है कि पहले हम ओबी को निकाल लेते हैं। पहले हम ओबी वाला पोर्शन निकाल लिए, एक सेक्शन क्या बांट दिया, ओबी वाला सेक्शन, और दूसरा सेक्शन क्या बांट दिए, कोयले वाला सेक्शन। ठीक है, तो मैनुअल ओपन कास्ट में अपन दो सेक्शन में बांट देते हैं। तो मैनुअल, ये जो विटनेस और सखी जो दिख रहा है ना, इंस्टीट्यूट पिलर, ये हम मैनुअल में ही छोड़ते हैं। ठीक है, मैकेनाइज में नहीं छोड़ते हैं। स्मॉल पिलर ऑफ द रॉक, इसको इंस्टीट्यूट पिलर भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल पिलर ऑफ रॉक्स एक्सकेवेटेड आर लेफ्ट फॉर मेजरमेंट, किसके लिए छोड़ते हैं हम, मेजरमेंट करने के लिए। मान लो हमने इतना गड्ढा कर लिया, ठीक है, बीच में हमने ये पिलर छोड़ा हुआ है। ठीक है, इतना हमने गड्ढा कर लिया है और बीच में ये पिलर छोड़ा हुआ है, तो इसको हम क्यों छोड़ते हैं, मेजरमेंट के लिए छोड़ते हैं। इसका हमने क्या पढ़ा था, 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और गड्ढा करते करते जैसे हम ये 1.25 में पहुंचे, मान लो यहाँ 1.25 में पहुंचे, तो बेस का डायमीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा इंसिटू पिलर था। इंसिटू पिलर क्यों छोड़ते हैं, विटनेस और सखी भी बोलते हैं। क्यों छोड़ते हैं, मेजरमेंट के पर्पज के लिए। ठीक है, मेजरमेंट पर्पज के लिए दीज आर कॉल्ड विटनेस और सखी। दे आर रिमूव्ड आफ्टर मेजरमेंट ऑफ एक्सकेवेटेड एरिया इज ओवर, जैसे हम मेजरमेंट कर लिए। 2.5 मीटर ओवरऑल क्या होना चाहिए, 2.5 मीटर होना चाहिए। लेकिन देखो एक एक जैसे हम ये खोद रहे हैं, ठीक है, ये हम खोद रहे हैं, तो एक पोजीशन ऐसा आएगा कि यहाँ 1.25 मीटर आ गया। ठीक है, 2.5 मीटर तो हमें करना चाहिए, लेकिन एक जगह ऐसा आएगा कि 1.25 मीटर का पिलर आ गया यहाँ पर, खोदते खोदते हमारा 1.25 मीटर का आया। तो यहाँ हम 1.5 मीटर से कम इसका डायमीटर नहीं करेंगे, करना कितना है हमें, 2.5 मीटर करना है। लेकिन जैसे ही 1.25 मीटर का पिलर बन गया, उसके बाद बेस का डायमीटर 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। हमारे नोट्स का पीडीएफ अपलोडेड है, कंटेंट में जाके आप देख सकते हैं। मेजरमेंट के बाद आप हटा सकते हैं। ये मैनुअल ओपन कास्ट की बात है। ठीक है, दे आर रिमूव्ड आफ्टर मेजरमेंट ऑफ एक्सक्यूटेड एरिया इज ओवर। अब क्या है, डिजाइन ऑफ बेंचेस, डीजीएमएस नॉर्म्स हम कल पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। अब डिजाइन ऑफ बेंचेस क्या है, सुटेबल डिजाइन ऑफ बेंचेस इंक्लूड, मतलब बेंच में क्या क्या रहता है, ये देखिए, चौड़ाई रहता है, विड्थ बेंच का। क्या मेजर करते हैं, बिल्कुल क्या मेजर करते हैं कि हमने कितना गड्ढा खोद लिया, ये हम मेजर करते हैं। समझ में आया? हमने कितना गड्ढा खोद लिया, यही मेजरमेंट रहता है। अब भाई
मैनुअल की बात हो रही है, मैनुअल में, ठीक है। क्या मेजर करते हैं कि हमने कितना जमीन के लेवल से नीचे गड्ढा खोद दिया, तो हम ये पिलर को नापेंगे कि 2.5 मीटर का पिलर हो गया, तो हाँ भैया हमने 2.5 मीटर गड्ढा खोद लिया। फिर ठीक है, क्लियर हुआ ये क्या था, क्या मेजरमेंट करते हैं, तो हम कितना गड्ढा खोद चुके हैं वो मेजर करते हैं। क्या क्या इंक्लूड होता है बेंच हाइट में? विड्थ होता है, हाइट होता है, ठीक है। बेंच का क्या होता है, ये विड्थ होता है, हाइट होता है, और एंड स्लोप एंगल, ये जो स्लोप एंगल है, सॉरी, बेंच की चौड़ाई देखी जाती है, और बेंच की हाइट होनी चाहिए पता है, और ये जो स्लोप एंगल, ये जो एंगल बन रहा है ना स्लोप एंगल, वो सब, क्योंकि ओपन कास्ट तो बहुत गधा होता है, गड्ढा, सॉरी, मैं गधा, भाई ये मैनुअल की बात हो रही है, जो मैंने बोला सखी पिलर, उसमें मैनुअल ओपन कास्ट में उतना गड्ढा नहीं होता है। मैनुअल ओपन कास्ट आप वहीं करेंगे जहां आपका कोयला सामने में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो आप बोल रहे हो मैनुअल ओपन कास्ट से बहुत गड्ढा होता है, तो जो मैंने अभी बताया वो क्या था, मैनुअल ओपन कास्ट की बात है। ये जो हम सखी विटनेस इंस्टीट्यूट पिलर करेंगे, वो क्या करेंगे, मैनुअल ओपन कास्ट के लिए बात हो रही है। मैनुअल ओपन कास्ट में उतना ज्यादा गड्ढा नहीं होता है। फिर तो बेंच, चल क्यों नहीं रहा, हाँ, बेंच का विड्थ जनरली 4 से 6 मीटर होता है, लेकिन इसका सीएमआर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम सीएमआर को मान के चलेंगे, ठीक है। बेंच का विड्थ क्या होता है, 4 से 6 मीटर होता है, लेकिन हम सीएमआर हम हमारे पास अवेलेबल है कि हाइट से कम नहीं होना चाहिए बेंच ऑफ विड्थ। फॉर डबल एंड ट्रैफिक विड्थ बिकम्स ट्वाइस, ठीक है। अपन सीएमआर को ही मान के चलेंगे चौड़ाई के बारे में। आंसर, आंसर किसका आंसर भाई? सर आंसर मेरा क्वेश्चन का क्या था, सागर, सागर, सागर कहाँ है? सर 2.5 के बाद भी अगर कोल नीचे रह जाता है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं? फिर नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट देखो, एक तो हमने ये कर लिया, ठीक है, 2.5 मीटर तक हम खोद लिए। मैनुअल की बात हो रही है ना, ओपन कास्ट की बात नहीं हो रही है, मैनुअल की बात हो रही है। आप ओपन मैकेनाइज्ड को बिल्कुल ध्यान मत कीजिएगा, मैनुअल तो यार कहीं नहीं है, अवैध होगा कहीं कहीं खनन। देखो जो उनका सवाल था कि ये 2.5 मीटर तो हमने कर लिया, फिर पिलर हटा लिया, फिर इसके नीचे भी तो हम खोदेंगे ना, इसके नीचे हम खोदना चालू करेंगे, तो जब तक कोयला नहीं आ जाता तो अपन 2.5 2.5 मीटर का पिलर मेंटेन करते हुए जाएंगे, ठीक है। जो उनका सवाल था। ओपन कास्ट दो टाइप्स का होता है, मैनुअल और मैकेनाइज्ड। मैनुअल आजकल ना के बराबर खत्म ही हो गया है, अवैध कहीं कहीं चलता है। 4.8 मीटर ना, इसको आप ये डीजे का कहाँ गया 4.8 मीटर, सर विड्थ 4.8 मीटर किसका है, कहाँ 4.8 मीटर लिखा है भाई? 4.8, 4.4 से 6, 4 पॉइंट नहीं है ये, 4 से 6 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, 4 से 6, एक डाटा है ये ना आपके डीजे में लिखा हुआ है 4 से 6, ठीक है, 4.8 नहीं है वो। अब क्या है, नहीं समझा सागर का सवाल क्या था? सर 2.5 के बाद अगर कोल नीचे रह जाता है, तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं? 2.5 के बाद मतलब वही 2.5 मीटर का पिलर के बाद। यार 2.5 मीटर पिलर के बाद मैंने बताया ना, कहाँ गया, हट गया। हम्म, देखो ये 2.5 मीटर का पिलर था, ठीक, इतना हमने खोद लिया, ओके। इसके बाद क्या हुआ, हमको यहाँ तक 2.5 मीटर कंप्लीट हो गया, फिर क्या किया हमने, इस पिलर को भी खा गया। फिर उसके बाद भी आप नीचे जाओगे ना खुदाई करते करते, मैनुअल की बात हो रही है, फावड़ा बेलचा से खुदाई हो रहा है, ठीक है। फिर नीचे करते जाओगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन तो यहाँ तक हो गया है, फिर ये नीचे वाला करते जाएंगे, फिर अगला 2.5 ये रहेगा, ठीक है, अगला 2.5 का पिलर ये रहेगा। ऊपर का तो हमने खा गया, अब ये पिलर फिर मेंटेन करते आएंगे जब तक कोयला नहीं मिलता, कोयला मिल जाएगा फिर तो अपने को पता चल जाएगा 5 मीटर हम नीचे जा चुके हैं। क्लियर हुआ? विड्थ का देखो यार, विड्थ का कल सीएमआर हम पढ़े हैं, चुपचाप सीएमआर को याद रखो कि विड्थ जो है मैनुअल के केस में उसके हाइट से कम नहीं होनी चाहिए,
आप इसको भूल जाओ, ये डीजे का पहले का है, ठीक है, आप इसको भूल जाओ। विड्थ के केस में आप चुपचाप सीएमआर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है उसको याद रखो, कि मैनुअल के केस में विड्थ की हाइट से कम नहीं होना चाहिए। और मैकेनाइज के केस में तीन केसेस बनते थे, एक था कि हाइट से कम नहीं होना चाहिए, दूसरा था कि 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ द डंपर होना चाहिए, या तो लार्जेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर होना चाहिए। ये देखो यार, आपको एक चीज दिखाई देता हूँ, ठीक है, ये पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ना। तीन केस था, मैकेनाइज्ड में हाइट ऑफ बेंच से कम नहीं होना चाहिए, डंपर के में डंपर अगर उस बेंच में है तो 3 टाइम्स विड्थ ऑफ द डंपर से कम नहीं होना चाहिए, और क्या है, वाइडेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर होना चाहिए। इनमें से जो भी ज्यादा है, विच एवर ई मोर, वो हम चौड़ाई लेके चलेंगे, ठीक है। और मैनुअल के केस में क्या था, ये था हमारा क्या, उसके केस में। और ये हाइट ऑफ बेंचेस जो सॉफ्ट रॉक के केस में है, उसमें आपका जो है हाइट 3 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और विड्थ जो है वो 3 टाइम्स द हाइट ऑफ से कम नहीं होना चाहिए। मैग्नाइज के दो केसेस है, एक क्या है सॉफ्ट रॉक, एक है कोल और हार्ड रॉक, ठीक है। हम तो ओवर हैंगिंग नहीं कर सकते, एक्सटेंशन जोन बनेगा, 2.5 मीटर नीचे कैसे करेंगे खुदाई। मैनुअल में भैया बेलचा फावड़ा ये सब से करते हैं। सर जो पुरानी क्लास अच्छे से नहीं लेते वही बार बार सवाल करता है। बिल्कुल भाई, एक बार अच्छा से पिछला क्लास देख लो, बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको समझाया गया था, ठीक है, इंस्टीट्यूट पिलर को। आप आप पुराना, सॉरी, पिछला क्लास देख लोगे ना तो आपको सीएमआर की क्लास देखना, ओपन कास्ट की नहीं, सीएमआर की क्लास। हाँ, ओपन कास्ट में ही तो समझाया गया था, सॉरी। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हाइट ऑफ बेंच, इफ द हाइट ऑफ बेंचेस आर इंक्रीज, द नंबर ऑफ बेंच विल बी लेस। देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, कि जैसे जैसे हाइट बेंच का हाइट ऑफ बेंच, इफ द हाइट ऑफ द बेंचेस आर इंक्रीज, द नंबर ऑफ बेंचेस विल बी लेस। अब क्या है, देखो, अगर हाइट हम बढ़ाते जाएंगे तो बेंच कम होगा ना, जल्दी जल्दी हम नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे अगर हाइट बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा है, देखो नीचे जल्दी पहुंच रहे हैं अपन बेंच का। वही हाइट को कम रखेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ बेंचेस बढ़ रहे हैं, देखो नंबर ऑफ बेंचेस, यहाँ तक पहुंचने में कितना बेंच लगा, दो। और इसी को अगर हाइट को कम कर दे रहे हैं तो कितना बेंच लग रहा है, 1 2 3 4 5। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि हाइट अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बेंच हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। इफ द बेंच हाइट इज मोर, देयर में बी प्रॉब्लम ऑफ सुपरविजन। अब बेंच का हाइट ज्यादा होता है तो हमारा सुपरविजन में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। सुपरविजन मतलब हम उसको जो देख रेख करें उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। ऐसे हाइट ज्यादा ज्यादा रहेगा तो सुपरविजन में प्रॉब्लम रहेगा, तो ये छोटे छोटे बेंचेस हम बनाते चलेंगे तो हमको सुपरविजन में आसानी होगा। अब देखो एंगल ऑफ स्लोप, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, ये आपका न्यूमेरिकल तो नहीं पूछेगा लेकिन ये फॉर्मूला पूछ सकता है कि ओवरऑल स्लोप एंगल जो हमने डिस्कस कर रखा है, ओवरऑल स्लोप एंगल ये है, ठीक है। सबसे टॉप वाले बेंच के क्रेस्ट से लेके सबसे नीचे वाले बेंच के टो तक के एंगल को क्या बोलते हैं अपन, ओवरऑल स्लोप एंगल बोलते हैं। ये वाले एंगल को क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्लोप एंगल बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है आप देख लीजिए, टेन इनवर्स एन एच बाई एन माइनस वन डब्ल्यू प्लस एन एच बाई टेन थीटा। ये फॉर्मूला पहले भी डिस्कस हो चुका है, फिर से आ गया है। एच क्या है, हाइट है, डब्ल्यू विड्थ है, थीटा आपका एंगल है। थीटा क्या है, बेंच का स्लोप एंगल है। थीटा देख लीजिए, ये वाला जो एंगल बनेगा ना बेंच का, ये एंगल को थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल स्लोप एंगल का फॉर्मूला। एक क्वेश्चन भी देख लीजिए, आपका हाइट दिया हुआ है, विड्थ दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 70 डिग्री, सिंपल उस फॉर्मूला में पुट किए थे। ये सब गेट का क्वेश्चन है, ये कैलकुलेटर आपको देता नहीं है तो क्वेश्चन तो भूल जाइए कि आएगा, लेकिन फॉर्मूला याद कर लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला चार्ट ऑप्शन दे देगा तो आप उसमें फंस सकते हो। अब देखो ओपन कास्ट का जो लेआउट है, ओपन कास्ट का जो लेआउट है, ओपन पिट हैगा तो ये कंफ्यूज मत होना कि ओपन पिट की ही बात हो रही है, ठीक है। ओपन कास्ट माइंस की बात हो रही है, ओपन पिट बोलते हैं, ओपन कास्ट बोलते हैं। लेआउट ऑफ ओपन पिट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। किस किस पैरामीटर पे डिपेंड होता है और लेआउट ओपन पिट का, ये देखिए, जो हमारा डिपॉजिट है, मतलब जो कोयले का डिपॉजिट है, ये जो अपना कोयले का डिपॉजिट दिख रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करती है कि इसका थिकनेस क्या है, इसका ग्रेडियंट क्या है, ठीक है। जितने भी कोयले की जो शेप, साइज, डीप, डेप्थ
कितना गहराई पे है, उस पे ऊपर क्या डिपेंड करेगा, हमारा जो ओपन कास्ट का जो हम लेआउट बनाएंगे वो थिकनेस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ओबी के थिकनेस पे डिपेंड करेगा। हमारा जो डिपॉजिट है कोयला वो कितने गहराई पे है, ठीक है, कितना एंगल पे डिप है, साइज क्या है, शेप क्या है। ठीक है, सरफेस टोपोग्राफी मतलब पहाड़ी इलाका है कि समतल इलाका है, ये सब पे क्या डिपेंड करेगा, हमारा ओपन पिट का लेआउट जो है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास क्या क्या है। अब क्या है, डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मतलब डंपिंग, जो हमारा ओबी का डंपिंग करते हैं उसको वेस्ट डिस्पोजल ही बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओपन पिट लेआउट। ठीक है, लेआउट ऑफ वेस्ट डंप। देखो, वेस्ट जो वेस्ट डंप मतलब क्या, जो हम ओबी को डंपिंग कर रहे हैं उसको वेस्ट डंप बोलते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, अवेलेबिलिटी, नेचर, लोकेशन और डंपिंग साइट। जो हमारा डंपिंग करने का जगह है वो कहाँ पास अवेलेबल है, ठीक है, उसका लोकेशन क्या है, उसका नेचर क्या है, मतलब अच्छा मजबूत नीचे सॉलिड जगह है कि नहीं, पानी में तो नहीं हो रहा है। ये सब पे क्या डिपेंड करता है, हमारा वेस्ट डंप का लेआउट। वो आगे पढ़ेंगे तो क्लियर होगा ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, डंप शुड बी सिचुएटेड, क्या लोकेशन होना चाहिए, ऐसे जगह पे सिचुएट होना चाहिए डंपर दैट इट डज नॉट कवर एरियाज विच में बी नीडेड फॉर फ्यूचर माइनिंग पर्पज। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसे जगह डंप नहीं करना है जिसे हमें फ्यूचर में वहां से कोयला निकालना हो। ठीक है, तो डंप का लोकेशन हमें ऐसा लोकेशन सेलेक्ट करना है जहां से हमें फ्यूचर में माइनिंग नहीं करना है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल शुड बी मिनिमम फॉर इकोनॉमी इन ट्रांसपोर्टेशन। अब डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल भी हमारा कम से कम होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल मतलब जो मिट्टी निकाल रहे हैं डंपर में डाल रहे हैं वो कम से कम दूरी ही तय करे तो बहुत अच्छा है। ये नहीं कि अब यहाँ मिट्टी निकाल रहे हैं और 10 किलोमीटर बाद जाके गिरा रहे हैं, तो वो हमारे लिए सही नहीं है। डंपिंग का साइट क्या होना चाहिए, जितना पास हो उतना अच्छा है। ठीक है, एंड गुड एग्रीकल्चर लैंड शुड बी अवॉइडेड। अब गुड एग्रीकल्चर मतलब जहाँ खेत खलिहान वाला जगह है उसको हमको अवॉइड करना है। क्लियर, गुड एग्रीकल्चर लैंड शुड बी अवॉइडेड। खेत खलिहान जहाँ है तो उसको भैया हमको अवॉइड करना है कि यहाँ अच्छा खेती वेती होता है, यहाँ हम डंपिंग नहीं करेंगे। हम्म, अब देखो दो तरीके का वो होता है फोर मतलब जो हमारा वो है, ये देखिए फैन लेआउट और डंप। जो डंप का लेआउट है क्या क्या होता है, एक फैन होता है, एक लूप लेआउट होता है, लूप ऐसा रहता है, और क्या होता है, ये मल्टी लेवल लेआउट होता है। ठीक है, तो हमारा क्या है, मिनिमाइजिंग डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, फैन लेआउट और लूप शेप का यूज करते हैं। क्यों, इसका मतलब फायदा क्या होता है, अपन फैन लेआउट इस तरीके का रहता है डंप का, तो इसमें क्या होता है, यहाँ भी डंप कर सकते हैं, यहाँ भी डंप कर सकते हैं, यहाँ भी डंप कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह अपना डंप कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा डिस्टेंस कम होता है। तो हो गया फैन लेआउट। अब देखो लूप लेआउट भी इस तरीके का होता है। ये इमेजिन हो पा रहा है कि नहीं आप लोगों को, ये असल में ऐसा फिगर है। डंपिंग डंपिंग डंपिंग, हाँ। देखो ये जो डंपिंग है ना, ये इस तरीके का डंपिंग है, तो जो इमेज बन रहा है वो जो लाइन लाइन दिख रहा है ना, वो इस पोर्शन को शो करता है। ठीक है, ये जो स्लाइड वाला पोर्शन है इस पोर्शन को लाइन लाइन शो करता है। समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो फिगर ही है। तो देखो ये जो लाइन लाइन वाला था ना, वो इस पोर्शन को शो करता है। वैसे वो इमेज का क्वेश्चन तो आपके पास नहीं आएगा, जब वर्ड बस याद रखिए, फैन और लूप। मतलब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए किस तरीके का आपको लेआउट वो करना है, तो फैन और लूप दो अपना वर्ड है, उसको आप याद रखेंगे। और जो लाइनिंग लाइनिंग वाला पोर्शन था वो इस पोर्शन को दिखाता है, शो करता है। ठीक है, ये जो हमारा स्लाइड वाला है इसी को डंपिंग कहते हैं। आप इमेज से तो क्वेश्चन नहीं आएगा जहां तक है। ठीक है, ये फैन लेआउट याद रखिए, और लूप लेआउट मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए कौन सा लेआउट हमें यूज करना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, फैन लेआउट और लूप लेआउट। ठीक है, ये जो लाइन वाला पोर्शन है मतलब जहां मटेरियल गिरता है ना, उसको अपन इस तरीके से इमेज में शो करते हैं। चलिए, ये मल्टी लेवल लेआउट मतलब एक बार ये नीचे वाले को हमने डंप कर दिया, फिर एक ऊपर में एक और लेवल हमने बना दिया। ये थोड़ा इमेजिन हो रहा है, आपने डंपिंग देखा होगा तो। ठीक है, हर 30 मीटर में क्या करते हैं अपन, बेंचिंग कर देते हैं डंपिंग को। तो पहले ये नीचे वाला पूरा डंपिंग कर लिया, ठीक है,
फिर क्या किया, ऊपर में एक और डंप का लेवल हमने बना लिया। चलिए, अब क्या था, बॉक्स कट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बॉक्स कट क्या होता है, is defined as the floor of the opening cut made in the starter during the development of first working bench। ओके, फर्स्ट वर्किंग बेंच में जो हमने बॉक्स कट, देखिए क्या होता है, बॉक्स कट क्या होता है, आपको एक जमीन दे दिया गया, आपको बोला गया कि भैया अब आपको यहाँ क्या करना है, माइनिंग करना है। अरे यार, ये मैंने इसका एक यूट्यूब में यूट्यूब एक वीडियो है, उसको देखिए, आपको बॉक्स कट क्लियर होगा, क्योंकि बॉक्स कट में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक यूट्यूब वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ। डंपिंग की लास्ट लास्ट नाइट क्या होती है भाई, डंपिंग लास्ट नाइट, ये क्या फर्स्ट नाइट लास्ट नाइट बोल रहे हो यार। डंपिंग की लास्ट नाइट क्या होती है, देखो बॉक्स कट समझना ना। देखो, ये आपको बंजर जमीन दे दिया गया। हाँ, डंपिंग ना, देखो डंपिंग की लास्ट हाइट जो आप बोल रहे हो ना, तो डंपिंग की लास्ट हाइट होती है सरफेस लेवल से 60 मीटर। ओके, ये हम डंपिंग की लास्ट हाइट रखते हैं। मतलब अंडर, मतलब गड्ढा खोद देते हैं तो उससे तो आपको बहुत ऊंचा दिखेगा, लेकिन जो हमको सरफेस मिला है उससे 60 मीटर अपन मान के चलते हैं डंपिंग की लास्ट नाइट। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। सरफेस लेवल, जैसे आपका ये सरफेस लेवल है, गड्ढा खोदने के बाद तो बहुत ज्यादा दिखेगा आपको, डंपिंग कितना ऊंचा दिखेगा, लेकिन ये हमारा सरफेस लेवल है। इस सरफेस लेवल से 60 मीटर हाइट तक को अपन मैक्सिमम हाइट मानते हैं डंपिंग का होना चाहिए। क्लियर है। अब देखो बॉक्स कट क्या होता है। बॉक्स कट ये होता है कि भैया ये हमारा है बंजर जमीन, हमको एक जमीन दे दिया गया, हमको बोला माइनिंग करो। तो बॉक्स कट क्या होता है, जो पहला कट हम लगाते हैं ना, उसको बॉक्स कट बोलते हैं। देखो, ये जो पहला कट लगा है, क्लियर हो रहा है, इस तरीके से हम एक रैंप टाइप बनाते हुए नीचे ले जाते हैं। क्लियर हो रहा है। उधर तरफ थोड़ा वाल जैसा बनते जाता है और इधर से एक स्लोप जैसा, इस तरीके से हम बॉक्स कट बनाते हैं। बस ये देखिए, इस तरह का समझ में रहा है। यहाँ से एक रैंप जैसा नीचे जाता है, यहाँ थोड़ा दीवार जैसा बन जाता है, और साइड साइड में इस तरीके का हमारा छोटा छोटा वॉल रहता है। क्लियर। डंपिंग का जो हाइट का है वो हर 30 मीटर में बेंचिंग होता है, और सरफेस लेवल से 60 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए डंपिंग का हाइट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसमें देख के आपको लास्ट में दिखा दूं ये कैसा बन जाता है। इस तरीके से ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करके भी, पहले टॉप सॉइल तो बिना ड्रिलिंग का हो जाता है ब्लास्टिंग का, फिर जैसे ही हार्ड रॉक आ रहा है, देखिए ड्रिलिंग हुआ, ब्लास्टिंग हुआ, फिर उठाना चालू कर दिया। इस तरीके से हमारा बॉक्स कट तैयार होता है। फिर अपना क्या होता है, माइनिंग इधर तरफ बढ़ता है, और इधर तरफ बढ़ता है, इधर तरफ अपना माइनिंग बढ़ते जाता है। फिर ये अपन नीचे करते जाते हैं। तो ये हो गया हमारा बॉक्स कट। क्लियर है। देखिए बॉक्स कट, ये इमेज ही हमारा बनेगा। अभी मैं एक इमेज बनाऊंगा, तो इससे आप एज्यूम करिएगा कि ऐसा बॉक्स कट होगा। अभी जो इमेज आपको दिखाऊंगा मैं, तो क्या हो गया, फ्लोर ऑफ द ओपनिंग कट मेड इन द स्टार्टर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वर्किंग बेंच। जो हम पहला डेवलपमेंट करते हैं वर्किंग बेंच, तो अपन क्या करते हैं, बॉक्स कट बनाते हैं। इट स्लोप्स डाउन एट सुटेबल ग्रेडियंट, जो मैंने दिखाया, एक ग्रेडियंट है वो नीचे की तरफ जाते जाता है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब देखिए बॉक्स कट दो तरीका का होता है, एक इससे भी सवाल आएगा, बॉक्स कट में भी इंटरनल बॉक्स कट और एक्सटर्नल बॉक्स कट। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है, इंटरनल बॉक्स कट कब यूज करते हैं हम। इंटरनल बॉक्स कट किसके लिए प्रीफरेबल होता है, इंटरनल बॉक्स कट इज प्रीफरेबल फॉर डीप पिट्स विथ लार्ज नंबर ऑफ बेंचेस। बहुत ज्यादा गहरा खदान है, बेंचेस ज्यादा हैं, तो क्या होगा हमारा 90, 1 मिनट यार, 90
सर 30 मीटर होता है ऐसा, हर 30 मीटर में अपन बेंचिंग करते हैं। सर मुझे व्हाट्सएप में ऐड वाले भाई मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। ट्रेंच मतलब नाली को बोलते हैं, ठीक है। ट्रेंच क्या होता है, एक नाली जैसा, हम जो बोले ना अभी जो हमने इमेज देखा, एक ऐसा नाली जैसा खोदते हुए नीचे जाते हैं, उसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। नाली का ही सिनोनिम है ट्रेंच। ये हो जाएगा। और क्या हुआ, इट सॉल्व द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग। हाँ, इंटरनल और एक्सटर्नल बॉक्स कट हम दो तरीके के हमने बताया। तो जो हमारा डीप सीटेड ओपन कास्ट माइंस है, जो बहुत गहरा रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ बेंचेस ज्यादा रहते हैं, उस केस में हमारे लिए प्रिफरेबल क्या रहता है, अच्छा क्या रहेगा, इंटरनल बॉक्स कट, ठीक है। इट सेव्स द कॉस्ट ऑफ एक्सकेवेटिंग आउटसाइड द पिट लिमिट, ठीक है। जबरदस्ती का हमको जो लिमिट है उससे बाहर नहीं खोदेंगे, उसके अंदर ही खोद के आगे बढ़ जाएंगे। ये क्या हो गया, इंटरनल। तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि डीप सीटेड, डीप मतलब गहराई वाले माइंस के लिए कौन सा बॉक्स कट सुइटेबल है, तो इंटरनल बॉक्स कट हमारा ज्यादा सुइटेबल है, किसके लिए, डीप सीटेड के लिए। और ये शैलो मतलब क्या होता है, जो ज्यादा गहरा नहीं है, जो जमीन से थोड़ा ही नीचे पे हमारा कोयला मिल जाता है, तो उसको शैलो डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल बॉक्स कट जो है इज प्रिफर्ड फॉर शैलो डेप्थ। शैलो डेप्थ के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल बॉक्स कट प्रिफर्ड है। देखो, एक्सटर्नल क्या हो गया, मतलब इस तरीके से हमारा माइंस इस तरफ बढ़ेगा, ठीक है। और इंटरनल में क्या होगा, ये हम बड़ा सा इसको बना लेंगे और अंदर की तरफ जाएगा, और ये बाहर हमारा अननेसेसरी हम नहीं खोदेंगे। तो इंटरनल और एक्सटर्नल बॉक्स कट इस तरीके का हो गया। द विड्थ ऑफ द बॉक्स कट शुड बी सफिशिएंटली टू अकोमोडेट अप्रोच रोड्स टू ऑल बेंचेस, ठीक है। जो चौड़ाई रखेंगे हम बॉक्स कट का, वो इतना रखेंगे कि सारे बेंचेस तक हम वहां पहुंच सके, अलग अलग बेंच हम बना सके, ठीक है। ओपनिंग अप ऑफ ओपन पिट्स इज डन बाय एन ओपनिंग कट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट वर्किंग बेंच। अब चलिए, ये क्या है, मतलब जो हमारा ओपनिंग करेंगे, फर्स्ट वर्किंग बेंच हम बना लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ बेंच बनाते हुए नीचे ले जाएंगे। एक फॉर्मूला ये भी याद रख लीजिए, शायद पूछ दे, कोई एग्जामिनर का भरोसा नहीं है। लेंथ बॉक्स कट किसके ऊपर डिपेंड करता है, फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एच बाई आई। एल इज इक्वल टू एच बाई आई। एल मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ बॉक्स कट। एच क्या हो गया, डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स कट। ये क्या है, टॉप, बॉक्स कट का टॉप हो गया और ये बॉटम हो गया, तो ये जो हाइट हो गया ना, ये हाइट वो हो गया आपका आई। क्लियर, ये आपका टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, तो ये क्या हो गया, हाइट आई। एच हो गया आपका, सॉरी एच हो गया, सॉरी वो जो मैंने अभी बताया वो एच था। ये टॉप और ये बॉटम, बॉक्स कट का ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, इसको एच बोलेंगे, ठीक है, हाइट। और ये आई जो है वो ग्रेडियंट ऑफ द फ्लोर ऑफ द बॉक्स कट। ग्रेडियंट मतलब हमारा, देखिए यहाँ से जब हम जा रहे हैं तो नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा ग्रेडियंट मतलब ढाल बनते हुए जा रहा है, तो इसको आई बोलेंगे, ठीक है। जो भी ग्रेडियंट हुआ, 1 in 3, 1 in 5, 1 in 6, वाट एवर। तो ये हो गया एच और ये हो गया आई। फॉर्मूला बस याद होना है, क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फॉर्मूला बस पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ बॉक्स कट क्या होता है, एच बाई आई। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एक्सक्यूटेड फ्रॉम द बॉक्स कट इज गिवन बाय रिलेशन। ये हाई लेवल फॉर्मूला, इसको छोड़ दो तो ठीक है, नहीं आना चाहिए, ठीक है। बस ये फॉर्मूला होता है कि जितना भी हमने मट्टी निकाला, उसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे कि हमारा जो बॉक्स कट है उससे इतना क्यूबिक मीटर मिट्टी निकला, ठीक है। ये फॉर्मूला है। एच मैंने बता दिया क्या होता है, आई बता दिया, ठीक है। विड्थ और हाइट जो भी है इसका, डब्ल्यू क्या है, विड्थ, बॉटम विड्थ ऑफ द बॉक्स कट, ठीक है। अल्फा क्या हो गया, एंगल ऑफ स्लोप ऑफ द वॉल्स ऑफ द बॉक्स कट। चलो हाई लेवल चीजें हैं, ये सब नहीं आना चाहिए। बॉक्स कट का देखो, जो मैंने अभी यूट्यूब में दिखाया, उसको इस तरीके से अपन इमेज में दिखाते हैं, तो ये आपको इस इमेज से तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। देखिए ये जा रहा है नीचे, ये एक, ये वाला पोर्शन इस इमेज में देखिए, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला पोर्शन, वो इस इमेज में देखिए कहाँ है, ये, ठीक। ये जो है उस इमेज में ये था, ये ग्रेडियंट होकर नीचे जाएगा। अब ये दो ठो वाल दिख रहा है, लाइन लाइन वाला दो ठो वाल दिख रहा है, वो कहाँ है, लाइन लाइन वाला दो ठो वाल जो दिख रहा है, वो ये वाला पोर्शन है, ठीक है। इस वाले को लाइन लाइन, तो इससे इमेज से तो आपको अब उसको देख चुके हो तो। इंटरनल बॉक्स कट में आप अननेसेसरी बाहर का
मिट्टी नहीं खोदते हैं, अंदर ही अंदर मतलब डीप चलेगा। अब वो बॉक्स कट बहुत बड़ा बनाएंगे, ऐसा नहीं कि छोटा सा बना के उसमें चालू कर देंगे। तो ये इमेज अब आपको क्लियर हो रहा होगा, ये इमेज आपको क्लियर होगा, जो यूट्यूब में आप देखे हैं उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। लाइन लाइन मतलब दीवार जो वाल जैसा रहता है उसको लाइन लाइन से शो करते हैं। स्ट्रिपिंग रेशियो हम पढ़ चुके हैं कि दिस इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ ओबी रिमूव्ड इन एक्सट्रैक्टिंग अ यूनिट मास ऑफ कोल। स्ट्रिपिंग रेशियो का फॉर्मूला सॉरी आप लोगों को सबको पता है कि 1 टन कोयला निकालने में कितना क्यूबिक मीटर ओबी हटाना पड़ता है, उसको स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्ट्रिपिंग रेशियो होते हैं, ठीक है, उसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, शायद कुछ पूछ दो। एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिपिंग रेशियो, नाम से पता चला जियोमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक। नाम से वॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आप समझते हैं, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में शो होता है, ठीक है, वॉल्यूम जान रहे हैं, मास होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक नाम से ही पता चल रहा है क्या, ये वॉल्यूम हम देखेंगे। इसका वॉल्यूम देखेंगे। स्ट्रिपिंग रेशियो मैंने बताया ऊपर ओबी नीचे और, इस तरीके से हम बताते हैं। तो ऊपर क्या है, जितना भी ओबी का है, वॉल्यूम ऑफ ओबी रॉक रिमूव्ड जितना भी है उसको हम क्या करेंगे, आयतन, हाँ बिल्कुल भाई, वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो नाम से ही पता चल रहा है वॉल्यूमेट्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ ओबी और वेस्ट रॉक रिमूव्ड इन क्यूबिक मीटर बाय वॉल्यूम ऑफ ओर और कोल एक्सकेवेटेड इन क्यूबिक मीटर, मतलब हम कोल का भी वॉल्यूम बताएंगे और ओबी का भी वॉल्यूम बताएंगे, ठीक है। हम्म, कोल का भी वॉल्यूम बताएंगे और वो ओबी का भी वॉल्यूम हम बताएंगे, ओके। ये हो गया हमारा वॉल्यूमेट्रिक। इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल और फ्लैट बेडेड डिपॉजिट वीएसआर बिकम सेम एज थिकनेस रेशियो। देखिए एक वर्ड होता है थिकनेस रेशियो, ठीक है। थिकनेस रेशियो क्या होता है, ये हमारा जो ओबी का थिकनेस है डिवाइडेड बाई कोल का थिकनेस है, ठीक है, ये कोल है ये ओबी है, तो ये होता है थिकनेस रेशियो। सिंपल सिंपल थिकनेस रेशियो समझ रहे हैं क्या होता है, ये थिकनेस ऑफ ओबी डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ ओर बेड। अगर हमारा फ्लैट जमीन है तो वीएसआर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिपिंग रेशियो और थिकनेस रेशियो दोनों एक ही हो जाएगा, क्लियर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रिपिंग रेशियो और थिकनेस रेशियो दोनों एक ही हो जाएगा यदि हमारा फ्लैट जमीन है। और अलग अलग जमीन है, टोपोग्राफी वाला जमीन है, अगर हाँ पहाड़ी इलाका है तो वहाँ ये दोनों सेम नहीं होगा। क्लियर हुआ क्या कहना चाह रहा हूँ। हम्म, तो थिकनेस रेशियो भी समझ में आ रहा है, नाम से ही पता चल रहा है थिकनेस ऑफ ओबी और थिकनेस ऑफ ओर बेड, इसको अपन थिकनेस रेशियो बोलते हैं। इन केस ऑफ साइमल्टेनियस बैक फिलिंग मतलब क्या होता है, जो हम डंपिंग करते हैं, तो जहां हम एक गड्ढा हो गया है उसको हम क्या करते हैं मिट्टी से भरते जाते हैं। कहाँ हम डंपिंग करते हैं, जहां से हम कोयला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जहां से कोयला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वहां गड्ढा हो गया, तो जहां उस जगह पे जो हम ओबी भर रहे हैं उसको बैक फिलिंग बोलते हैं, ठीक है। रिक्लेमेशन सबसे लास्ट में करते हैं, जो टॉप सॉइल डाल के आपका पेड़ वगैरह उगा दिए, उसको अलग से एक टॉपिक लेंगे रिक्लेमेशन, क्योंकि अलग से हमारा सिलेबस में दिया हुआ है, अलग से रिक्लेमेशन अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बैक फिलिंग क्या हो गया, हमने जहां से कोयला निकाल लिया वहां मिट्टी डाल रहे हैं उसको बैक फिलिंग बोलते हैं। Thickness ratio helps in knowing whether the backfilled surface will be lower than or equal to or above the mined land surface level। अब यहाँ गड्ढा हो चुका है, ठीक है, यहाँ बैक फिलिंग करते जा रहे हैं, तो ये थिकनेस रेशियो से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो कितना मिट्टी निकला। ये जो माइनिंग है, अगर जितना हम यहाँ से, एक मिनट, ए भाई मत डिस्टर्ब कर यार, यहाँ से हमने कोयला निकाल लिया है, ठीक है, कोयला निकाल लिया है, सॉरी मिट्टी निकाला और यहाँ डाल रहे हैं, तो अरे यार डिस्टर्ब, भाई परेशान, जा जा, जा घर मम्मी पास जा, अच्छा ठीक है बैठे रहो। हाँ तो ये तो हो गया आपका थिकनेस रेशियो, है ना, क्लियर हो गया थिकनेस रेशियो क्या है भाई। थिकनेस रेशियो थिकनेस ऑफ ओबी बाय थिकनेस ऑफ ओर बेड। अब ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हमने पढ़ चुका है, देखिए ये यूपीएससी के एग्जाम में आ गया, यूपीपीएससी सॉरी, यूपीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है ये ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। कल हमने डिस्कस किया था अच्छे से या पिछले क्लास में, किससे क्या पता चलता है कि हमारा और किसका बच्चा है, अपना ही बच्चा है भाई। तो ये हो गया। अब देखो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो जो है उससे हमारा यूपीपीएससी का है कि एक एग्जाम क्वेश्चन आ गया कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो का एक क्वेश्चन आया, देखिए 4 ऑप्शन दिया। पहला क्वेश्चन ये था कि जो ऐसा कौन सा स्ट्रिपिंग रेशियो जिससे हमें पता चलता है, एक मिनट भाई, मैं ना 1 मिनट में आ रहा हूँ, लाइन पे रहना।
नहीं डालो अभी बजा है तो। स्ट्रिपिंग रेशियो एक बार और समझना है ना। चलो एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं, स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है। देखो स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता था, मेन इसको समझ लीजिए कि ये हमारा ओबी है, ऊपर वाला पोर्शन ये ओबी है और ये कोल है। ठीक है, तो ये कोल को निकालने के लिए कितना ओबी हटाना पड़ेगा, इसको अपन स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं सिंपल वर्ड में। और आसान भाषा में समझाएंगे तो उसको डिवाइड जब कर देते हैं तो क्या होता है कि ये एक टन कोयला को निकालने के लिए कितना क्यूबिक मीटर हमें ओबी निकालना पड़ेगा। चार्जर कनेक्ट कर लेंगे बिल्कुल। देखो एक टन कोयला निकालने के लिए कितना क्यूबिक मीटर ओबी निकालना पड़ेगा, इसको स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। या और आसान भाषा में आप देखिए, ये ऊपर वाला पोर्शन ओबी है, ये नीचे वाला पोर्शन ये कोल है, ये ओबी है। ठीक है, तो इस कोल को निकालने के लिए कितना ओबी हमें हटाना पड़ेगा, इसको स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो। अब जो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो है, ये क्या डिसाइड करता है कि एक ऐसा पॉइंट बताता है। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट बताता है जिसके बाद हमको पता चलता है कि इसके आगे माइनिंग इकोनॉमिकल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है। ठीक है, तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो या कट ऑफ स्ट्रिपिंग, देखो इसको ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो को कट ऑफ स्ट्रिपिंग रेशियो भी बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। तो क्या हो, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम कोल माइंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ओबी। ओबी ओबी को टन में नहीं मेजर करते हैं, ओबी को हमेशा क्यूबिक मीटर में ही मेजर किया जाता है। हाँ ये क्वेश्चन यार मैं किसी से पूछा था, ये मेरा भी क्वेश्चन था कि ओबी को टन में क्यों मेजरमेंट नहीं करते ना। डेंसिटी, हाँ डेंसिटी ओबी का अलग अलग रहता है बॉस, टन में कैसे कन्वर्ट करते हैं जो आप बोल रहे हो ना, ओबी को टन में। हाँ डेंसिटी ओबी का अलग अलग रहता है, कोल का हमारा डेंसिटी सेम रहता है। इसका आंसर यही है कि ओबी का डेंसिटी थोड़ा नीचे जाएंगे अलग ओबी मिलेगा, फिर नीचे जाएंगे हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, सबका डेंसिटी अलग अलग रहता है। तो टन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओबी का डेंसिटी अलग अलग रहता है, इसलिए ओबी को हम हमेशा क्यूबिक मीटर में ही लेते हैं। क्लियर हुआ। देखो यार ये स्ट्रिपिंग रेशियो वाला पिछले क्लास में हमने अच्छे से बताया था कि ड्रैग लाइन में क्या होता है, शॉवेल में क्या होता है और नॉर्मल में क्या होता है। ठीक है, ड्रैग लाइन में हाँ बीएसआर आप सिंपल समझ सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, इट डिटरमाइंस द अल्टीमेट पिट लिमिट। बीएसआर से क्या पता चलता है, अल्टीमेट पिट लिमिट पता चलता है। इट इज द इकोनॉमिक लिमिट ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। इस इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, पैसा से रिलेटेड है। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ सेल वैल्यू ऑफ मिनरल एज वेल एज कॉस्ट ऑफ माइनिंग। वही जो मिनरल हमारा बिक रहा है और माइनिंग करने में जो हमारा पैसा लग रहा है वो बराबर हो जाता है इस केस में ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो से। सॉरी। तो ये सारी चीजें हो गई। ओबी को ये तो बता दिया मैंने कि उसका डेंसिटी अलग अलग होता है ओबी का, इसलिए क्यूबिक मीटर में लेते हैं। अब क्या है देखिए, लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो। लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो जो एलएसआर है वो क्या है, पीएसएम मतलब क्या होता है, प्रॉफिट अर्न्ड ऑफ ओर बाय सरफेस माइनिंग। पीएसएम प्रॉफिट बाय सरफेस माइनिंग। पीयूजीएम मतलब प्रॉफिट बाय अंडरग्राउंड माइनिंग। ओके, और क्या है, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ ओबी। लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो से हमें क्या पता चल रहा है, फॉर अ गिवन डिपॉजिट व्हेन टू स्विच ओवर फ्रॉम अंडरग्राउंड माइनिंग टू अंडर ओपन कास्ट माइनिंग। सरफेस से ओपन कास्ट में हम कब स्विच करेंगे, या ओपन कास्ट से अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड से ओपन कास्ट कब करेंगे। अब देखो ये एक बार और बताता हूँ ना, इसमें क्या पता चलता है लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो में, कि जो हमारा प्रॉफिट अंडरग्राउंड से हो रहा है उसी माइंस में, ठीक है, प्रॉफिट अंडरग्राउंड से कितना होगा और सरफेस माइनिंग से कितना होगा उसको हम माइनस करते हैं सरफेस माइनिंग के प्रॉफिट से,
अंडरग्राउंड माइनिंग को माइनस करते हैं, और कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ ओबी, और ओबी को हैंडलिंग करने में कितना पैसा लगेगा। एक मिनट भाई, चार्ज तो लगा लिया और पूछूंगा। ठीक। हाँ, लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो है ना, अंडर प्रॉफिट सरफेस से कितना हो रहा है, अंडरग्राउंड से कितना हो रहा है, ये माइनस करते हैं, और कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ ओबी, जो भी हमारा ओबी का हैंडलिंग करने का पैसा लग रहा है उसको डिवाइड करते हैं। इससे क्या पता चलता है, इंडिकेट्स फॉर अ गिवन डिपॉजिट। हमें इस लिमिटिंग रेशियो से ये पता चलता है, स्ट्रिपिंग रेशियो से, कि हमें सरफेस से फायदा नहीं हो रहा है तो अंडरग्राउंड में चले जाएं, अंडरग्राउंड से फायदा नहीं हो रहा है तो सरफेस में चले जाएं। ठीक है, ये लिमिटिंग स्ट्रिपिंग रेशियो से हमें पता चलता है। अब देखिए इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम स्ट्रिपिंग रेशियो जब निकालते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। तो एक गिवन इंस्टेंट टाइम के लिए जो क्वांटिटी ऑफ वो भी हैंडलिंग करेंगे, और क्वांटिटी ऑफ कोल जो निकलेगा एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, तो उसको इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। कि मान लो हम अगले 3 साल का बताएंगे कि 3 साल तक हमें अगले एक पर्टिकुलर 3 ईयर, ठीक है, 3 साल तक के लिए जो हम बताएंगे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बता रहे हैं स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है, तो वो हो गया इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो। इस तरीके से एक एग्जांपल से समझिए। इससे क्या क्या पता चलता है, ईयरली कैश फ्लो, हमारा पैसा कितना आने वाला है साल भर में, इक्विपमेंट प्लानिंग ऑफ शेड्यूलिंग, कौन कौन सा इक्विपमेंट हमें लगेगा, ठीक है, मैन पावर प्लानिंग, कितने मैन पावर लगेंगे, वेस्ट डंप प्लानिंग, कितना हमारे को ओबी मिलेगा इन 3 साल में, कि हम उसका प्लानिंग कर सके कि ये 3 साल का ओबी डंप करने का हमारे पास जगह है कि नहीं है। ओके। एवरेज, नाम से पता चल रहा है एवरेज है ना, एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो या क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव स्ट्रिपिंग रेशियो, क्वांटिटी ऑफ ओवरबर्डन हैंडल्ड अप टू अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये भी उसी तरीके का है, इंस्टेंटेनियस जैसा ही है, कि हमें एक पीरियड दे दिया जाएगा, उस पीरियड तक का जो हमारा हमको क्वांटिटी है, उस पीरियड तक हम कितना निकालेंगे, और उस पीरियड तक कितना कोयला निकल जाएगा, उसको अपन बोलते हैं एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो। एवरेज स्ट्रिपिंग रेशियो से क्या पता चलता है, इट इंडिकेट्स द इकोनॉमिक वायबिलिटी अप टू द सेम इंस्टेंट ऑफ द टाइम गिवन। मतलब हमको मान लो 3 साल का हमको पता चल गया कि हमको 3 साल तक इतना ओबी निकालना है और इसमें इतना कोयला निकलेगा, तो हम एक इकोनॉमिक एक प्लानिंग कर लेंगे कि इसमें कितना अंडरग्राउंड से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, तो अपन कास्ट करने से तो खर्चा होगा ना सर जी। नहीं यार, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रायगढ़ एरिया, ठीक है, एससीसीएल का रायगढ़ एरिया है, उसमें अंडरग्राउंड में बिल्कुल प्रॉफिट नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया, उसको ओपन कास्ट में स्विच किया है। अभी रायगढ़ के छाल एरिया है, रायगढ़ एरिया के छाल माइंस है, तो उसमें प्रॉफिट क्या होगा, खर्चा होगा आप बोल रहे हो। नहीं नहीं, आपको ये जान के रखिए कि ओपन कास्ट में ही प्रॉफिट है। ठीक है, ओपन कास्ट में क्यों प्रॉफिट है, आपका मैन पावर आधा से कम हो जाता है। जो आप मैन पावर को सबको 1-1 लाख रुपए दे रहे हो, वहाँ वो खत्म हुआ। ठीक है, और जैसे ही आपको कोल सीम मिलता है, उसके बाद मतलब अपना कोयला ही कोयला मिलना चालू हो जाता है। अंडरग्राउंड में बहुत सारा कोयला हमको सेक्रीफाइस करना पड़ता है बैरियर में। ठीक है, कहीं कुछ हो गया तो सेक्रीफाइस बहुत है कोयला अंडरग्राउंड में। ओपन कास्ट में क्या है, अपने को पूरा कोयला मिलना चालू हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा डीप सीटेड है उसको ओपन कास्ट में नहीं करते। वही यही तो पता कर रहा है, स्ट्रिपिंग रेशियो से हमें यही तो पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा ही अब जमीन के नीचे है, तो उसको ओपन कास्ट क्यों करेंगे। अंडरग्राउंड से प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, बट वही बात है ना, बहुत ज़्यादा डीप सीटेड माइंस है, तो उसको प्रॉफिट सॉरी उसको हम ओपन कास्ट में नहीं कर पा सकते। ठीक है, सबको नहीं कर पा रहे हैं इसीलिए। मतलब ये स्ट्रिपिंग रेशियो से पता चलता है, उतना ज़्यादा अंदर नहीं है तो अपन उसको ओपन कास्ट में बदल देते हैं। ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो, ओवरऑल मतलब नाम से ही देखिए क्या है, कि पूरे जिंदगी भर का जितना ज्यादा जितना ओबी है हमारे पास, जितना हम पूरे लाइफ ऑफ माइन तक ओबी हटाएंगे, और पूरे लाइफ ऑफ माइन तक हमें जितना कोयला मिलेगा, उसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे, ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो। क्लास बस अरे यार 8 बजे अपना मीटिंग है, तो क्लास समझ लीजिए खत्म ही है, 2 मिनट और, ये स्ट्रिपिंग रेशियो वाला एक ठो और बच गया, उसको डिस्कस करके खत्म करते हैं।
ओवरऑल स्ट्रिपिंग प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरऑल इकोनॉमिक वेलिडिटी ऑफ द माइन, मतलब पूरे माइंस में कितना खर्चा लगने वाला है और कितना हमें प्रॉफिट होगा, वो सब हमें ओवरऑल स्ट्रिपिंग रेशियो से पता चल जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन वेस्ट डंप प्लानिंग। ओके, देखो फोन भी आना चालू हो गया। ठीक है, अपन एक और इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो एक लाइन का है, इसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद इट इज द चेंज इन द स्ट्रिपिंग रेशियो फ्रॉम ईयर टू ईयर एंड ईयरली चेंज इन इंस्टेंटेनियस स्ट्रिपिंग रेशियो। इंक्रीमेंट होता है ना हमारा, साल साल में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। इसी चीज से इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो से समझिए कि हर साल इसका क्या होता है, स्ट्रिपिंग रेशियो चेंज होता है। ईयर टू ईयर हम देखते हैं तो वो चेंज होने लगता है, उसको इंक्रीमेंटल स्ट्रिपिंग रेशियो कहते हैं। एमसीएल का पता है, बिल्कुल यार पता किया मैंने एमसीएल में। आप रिस्ट्रिक्टेड वाले नहीं भर सकते एमसीएल में, लेकिन एमसीएल में एक चीज बड़ा अच्छा लिखा है कि वो मतलब फिक्स नहीं है कि इतना ही सीट है, इतना ही सब कुछ है। ओके, तो इससे ये फायदा है कि आपके पास समय है, आप लोग कुछ लोग जाइए रिटर्न में मैनेजर सॉरी एचआर से मिलिए, एचआर से मिलिए रिटर्न में, उस लिख के दीजिए कि हम रिस्ट्रिक्टेड वाले कहाँ जाएंगे, आपके पास जो भी समय है 10-15 लोग जो भी जाइए, एक रिटर्न में लिख के दीजिए कि सर हम रिस्ट्रिक्टेड वाले भी हैं, हमको एज पर सीएमआर सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आपके पास ये बस ऑप्शन है, बाकी जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है रिस्ट्रिक्टेड वाले नहीं भर सकते। लेकिन आप अभी जाके एक कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न में दीजिए, रिटर्न कॉपी टू एचआरडी, कॉपी टू जीएम फलना सीएमडी, सबको कर दीजिए कॉपी। ठीक है, तो उसका सुनवाई होगा, रिटर्न वर्बल में वो आपको घुमा देगा कि ठीक है हम देखते हैं ये वो है। तो आप एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जाके एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर हमें एलिजिबल किया जाए। ओवरमैन सरदार का एक साथ है, एक साथ एग्जाम तो नहीं होना चाहिए। एनसीएल में जो ओवरमैन और सरदार का हुआ था अलग अलग एग्जाम हुआ था, दोनों भर सकते हैं। भरते हैं यार, भरने वाले भरना चाहिए, दोनों भरना चाहिए। जैसे एसीएल में जो हुआ था सरदार और ओवरमैन का अलग अलग, तो उसमें दोनों भरे थे, दोनों एग्जाम दिए थे, दोनों का कॉल लेटर आया था। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि दोनों भरने में कोई दिक्कत है। इनके लिए ओपन कास्ट माइंस है ना सर। हाँ यार वो तो है, लेकिन बेचारे ये भी पढ़े हैं, ट्रेनिंग किए हैं एक उम्मीद से। एसएससीएल का वैकेंसी तो घुमा रहा है भाई लोग। एसएससीएल का वैकेंसी आना चाहिए था, अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एक जन से मैंने पूछा था तो फरवरी मार्च तक, मुझे जहां तक खबर मिला है फरवरी फरवरी तक आएगा एसएससीएल का। बाकी आप लोग एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड वाले भाई साफ साफ अक्षरों में एलिजिबल नहीं हो। क्लियर। चलिए, फोन मेरा आने लगा है, ओपन कास्ट से क्यों किए तो। हाँ ये भी उनका भी गलती है कि ओपन कास्ट से नहीं करना चाहिए, लेकिन सर हमने भी जीटी पूरे दम से दिया ना। हाँ यार, आप लोगों की गलती मैं नहीं मानूंगा, ठीक है, उन्होंने जब ट्रेनिंग दिया वो अंडरग्राउंड नहीं मिला तभी आप गए होगे ओपन कास्ट। तो ठीक है, एज पर रूल देना चाहिए, एलिजिबल करना चाहिए। अब नहीं कर रहा है तो अब कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है भाई, ओके। चलो मेरा थोड़ा सा ये माइनिंग ज्ञान का ही थोड़ा मीटिंग है, अपन इसको फिर कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, गुड नाइट।